हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीन्स 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे अबाउट द इशू रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस, इसने ये रिपोर्ट दी थी पार्लियामेंट में कि सुप्रीम कोर्ट को रीजनल बेंचेस बनानी चाहिए। दैट इज उसकी एक प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में रहे, वो ठीक है, ठीक है, बट दिस बेंच एट दिल्ली इट शुड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? क्योंकि देखिए कई इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व था, लेकिन उनको टैकल करने में सुप्रीम कोर्ट को कई साल लग गए। तो अभी जो फेमस केस आया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, वो 2017-18 में लागू हुई थी और उसका फैसला आने में 2024 हो गए। कई इलेक्शंस हो गए, कुछ पार्टियां हार गई, कुछ जीत गई, इलेक्शन ऑलमोस्ट वन साइडेड हो गए। कल हमने एक रिपोर्ट देखी थी द हिंदू में, जो कह रहा था कई जगहों पर कंपनीज ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग दी बीजेपी को, जो जनरली उसको नहीं देती थी, और मोस्टली इन्होंने दिया आफ्टर रेट बढ़ने के बाद। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इशू हो, आर्टिकल 370 का इशू हो, ऐसे कई केसेस हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन केस को बहुत लेट हैंडल किया। राइट? तो ऐसे केसेस जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल केस का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो, उसके लिए अलग ही कोर्ट एग्जामिन करे, जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और दूसरा बना दिया जाए कैसेशन कोर्ट। अब ये क्या होता है? सी, इसका मतलब है कि इंडिया के चार अलग अलग जगह पर, सपोज कि एक बेंच दिल्ली में ही बना दी, या दिल्ली या चंडीगढ़ ले लीजिए, चलिए, ठीक। दूसरी आपने मुंबई, थर्ड चेन्नई या हैदराबाद, या फिर कोलकाता। इस तरीके से चार बेंचेस ये काम करेंगे सिर्फ अपील वाले केस को डिस्कस करने का, या फिर ऐसे केसेस जिनमें एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हाई कोर्ट वगैरह से जो केसेस आएंगे वाया वे ऑफ अपील। और ये देखिए, ये मैटर आज से नहीं है, 2005 से कई कमिटीज बैठी हैं जिन्होंने इस तरह के रिकमेंडेशन दिए हैं। लॉ कमीशन ने भी कहा है बनाना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट इसके हमेशा अपोज में रहा। वो क्यों रहा वो अभी हम देखेंगे, अब्बा क्यों नहीं मानेंगे वाली कहानी है। एनीवे, तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने की जरूरत है। पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को समझते हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसको लॉ मिनिस्ट्री ने तो एक्सेप्ट किया, उसका कहना है कि हाँ बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसको अपोज कर रहा है, वो नहीं चाहता कि ये बने। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल की अगर हम बात करें, तो अंडर आर्टिकल 130, इसे याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 130 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होगी वो दिल्ली में होगी। ओके, दिस इज वन थिंग। बट एट द सेम टाइम ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी भी देता है कि ही मे डिसाइड आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स, इनका कंसेंट लेने के बाद ये डिसाइड कर सकता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की कहीं और भी सिटिंग करनी है। राइट? अगर दिल्ली के अलावा किसी और जगह पर सुप्रीम कोर्ट सेटल करना है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसीजन ले सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 130 याद रखिए। इसके बाद अ, ये इशू कोई आज का नहीं है, इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले टू 29th रिपोर्ट। ठीक है, 18th लॉ कमीशन थी हमारी, 18th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसने अपनी 229th रिपोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग से सेट करनी चाहिए, ऑब्वियसली इन दिल्ली इटसेल्फ। और इसके अलावा फोर फोर कैसेशन कोर्ट या कैसेशन बेंचेस बनानी चाहिए, जो कि नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में और ईस्ट में, चार जगहों पर बननी चाहिए, जो कि एग्जामिन करेगा जो भी अपील्स हाई कोर्ट के थ्रू आएंगी, या फिर कोई भी ऑर्डर जजमेंट वगैरह जो अपील के नेचर में आती हैं, यानी कि उनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जो वर्ड है ना कैसेशन, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बार बार यूज हो रहा है। ये फ्रांस में यूज होता है, ठीक है, और इसका एक्चुअली इसका इस वर्ड का मतलब होता है एनलमेंट या कैंसिलेशन या फिर रिवर्सल। तो ये जो कैसेशन कोर्ट होंगे, ये लोगों के लिए एक्ट करेंगे एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर आपको यहां से भी सजा मिल गई है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चलेंगे, नो, वहां पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केसेस ही जाएंगे। ऑलराइट? अब ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ये कोई पहली कमेटी नहीं है जिसने पहली बार ये कहा हो। इससे पहले भी 2004 में, 2005 में, 2006 में भी,
ठीक है, उस टाइम भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यही कहा है कि रीजनल बेंचेस बनाने की जरूरत है हमें सुप्रीम कोर्ट की। तो 20 साल पुराना आइडिया है बट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन अब ये हो जाएगा, ये ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये है गवर्नमेंट के नजर में कि हमें ये चीज करनी है। राइट, तो आई होप कि अभी तक इतनी बातें समझ में आई हो। तो अब हम आते हैं कि आखिर इश्यूज क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो इसकी डिमांड उठ क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन कि ये डिमांड है। सबसे पहली डिमांड इसलिए कि यहाँ पर जियोग्राफिकल बायस देखने को मिलता है। अधिकतर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील्स आती हैं वो दिल्ली के नियर बाय एरिया से ही आती है। यानी कि देखिए, अब अगर एमपी में पेपर लीक हुआ, बच्चों को प्रॉब्लम है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि वहां पर सब कुछ गलत हो रहा है, तो कितने बच्चे ऐसे हो पाएंगे जो दिल्ली आकर ये केस फाइट कर पाएंगे। बट इमेजिन वो ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच इमेजिन कि भोपाल में होती तो इजी हो जाता है, राइट। तो वो जियोग्राफिकल बायस देखने को भी मिला है क्योंकि खुद डेटा बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं दे कम फ्रॉम हाई कोर्ट्स विच आर नियर बाय दिल्ली। ज्यादा दूर होते हैं तो वो आते ही नहीं है, राइट। अभी हमने देखा केरल कर्नाटका के सीएम ने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ था कि उनका केस भी ऐसा ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही थी। जियोग्राफिकल बायस वन थिंग, अब जियोग्राफिकल बैरियर दूसरी चीज है, ठीक है। और ये मत सोचना कि दोनों सेम है, नो। जियोग्राफिकल बायस अलग चीज है, जियोग्राफिकल बैरियर मतलब वही कि सिटीजन, अब सिटीजन की अगर बात आए तो कितने एग्री करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे, वहीं दिल्ली में रह के इसको इसकी लड़ाई करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एंड बात ये है यहाँ पर कि देखिए अधिकतर आजकल क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत चल रहा है। बात बात पर पीआईएल वगैरह डाल दी जाती है। यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी आया, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो कि एक एनजीओ है, उसने ये केस फाइल किया था। कई पीआईएल डाली जाती हैं अलग अलग मैटर को लेकर। तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है कि हो सकता है वहां कहीं छत्तीसगढ़ में बैठे हुए किसी ट्राइब को भी दिक्कत हो रही हो, उसकी जमीनें भी गलत तरीके से छीन नहीं जा रही हो या उसको कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है, बट उसके लिए यहाँ पर बैरियर क्रिएट हो गया। अब वहां पे हाईकोर्ट वगैरह की मैटर नहीं है, बट उसको एक पीआईएल फाइल करनी थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं आ सकता यहाँ पर। तो ये जियोग्राफिकल बैरियर भी क्रिएट हो जाता है, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो हम लोग कहते हैं, जो हम मानते हैं कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल हो जाए तब जुडिशरी उस डोमेन में स्टेप इन करता है टू प्रोवाइड द रिलीफ, ठीक है। तो इस केस में जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। नेक्स्ट इज डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन लॉयर्स करियर। अब हो सकता है काफी टैलेंटेड लॉयर दूसरे हाई कोर्ट्स में भी वर्क कर रहे हो, राइट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में लॉयर होने का एक अलग ही जलवा है। तो सिर्फ लोकेशन की वजह से उनके लिए लीगल करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीलोकेट टू दिल्ली, दे कांट अफोर्ड टू रीलोकेट टू दिल्ली। इस वजह से उनकी करियर प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाती है, मे बी कि वो शायद ज्यादा टैलेंटेड हो तो भी, ठीक है। तो रीजनल बेंचेस बनाने से ये भी बेनिफिट होगा कि वहां पर जो टैलेंटेड लॉयर्स होंगे उनको भी मौका मिलेगा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट लॉयर बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लीगल मार्जिनलाइजेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज। अब जो मैंने आपको ट्राइबल वाला एग्जांपल दिया उसमें वही है कि दिल्ली ट्रैवल करना, यहाँ पर स्टे करना, यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव वकील वगैरह को हायर करना, पता है स्टूडेंट्स ने भी किया था। जैसे जब यूपीएससी में इस बार सीसैट बहुत खराब आया था तो उन्होंने भी केस फाइल किया था। इससे पहले भी जब 2020 में कोविड आया था तब भी उन्होंने केस फाइल किया था कि ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, और वकीलों को उन्होंने 15-15 लाख तक फीस दी थी अपने केस के लिए, बच्चों ने क्राउड फंडिंग करके, ठीक। तो ये अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात भी तो नहीं है ना, राइट। तो और फिर जो ज्यादा अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिल्ली में आकर एक केस कंटेस्ट कर पाए, स्पेशली फ्रॉम द रिमोट एरियाज। बिना किसी एनजीओ के सपोर्ट के ट्राइबल लोग आकर अपना केस नहीं लड़ सकते, नो मैटर कि उनका लैंड एलिनेशन किया गया वहां पर। इस वजह से डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस उनके आसपास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो फ्रांस का, फ्रांस में भी है, वहां पर उसने इसी तरह का सिस्टम बना रखा है और अच्छे से फंक्शन भी कर रहा है। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आती है अंडर आर्टिकल 39A। 39 क्या कहता है, इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस, राइट, इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस। लेकिन हमने देखा ऊपर जियोग्राफिकल बायस, जियोग्राफिकल बैरियर, लीगल लोगों के साथ दिक्कत,
राइट। उसके बाद अंडर प्रिविलेज और मार्जिनलाइज लोगों के लिए एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 39A, उसको फुलफिल करने में आपको मदद मिलेगी इससे, एंड सुप्रीम कोर्ट को ये ड्यूटी फुलफिल करनी भी चाहिए। नेक्स्ट इज 80,000 केसेस पेंडिंग है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अकेले में। तो एक तो क्या है, रीजनल बेंचेस बनने से इनका डिस्पोजल तेज हो जाएगा। जैसे सपोज वेस्ट की बात कीजिए आप, मुंबई में अगर आप एक रीजनल बेंच बना देते हैं, या सपोज नागपुर में बना दिया, ताकि वो एमपी को भी करीब होगा, छत्तीसगढ़ के भी करीब होगा, तेलंगाना और महाराष्ट्र सबके करीब होगा, राइट। सपोज नागपुर में आपने एक बेंच बना दी, तो वहां पर जो हाई कोर्ट है उनकी अपील्स वहीं के वहीं आ जाएगी, राइट। तो एक्सेसिबल भी होगी, डिस्पोजल भी होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो जो वहां पर बैठा हुआ है दिल्ली में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सकता है, राइट। चाहे वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वाला इशू रहा हो, या फिर आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इशू रहा हो, या फिर इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह की जो अपॉइंटमेंट का मैटर था, फिर उसने कहा था कि अपॉइंटमेंट हैं जो बायस्ड होती हैं, राइट। इस तरह के मैटर्स पे ध्यान दे सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना है। बट वो लगा रहता है अपील केसेस में, नीचे से अपील आई है उसको सुनने में, और इस चक्कर में और पेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो एक बेनिफिट होगा कि पेंडेंसी कम करने में वक्त मिलेगा। नेक्स्ट इज इट कैन फोकस बेटर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, उसको उतना टाइम मिल पाएगा कि वो प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज कर सके इन केसेस को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एडजर्नमेंट चलता रहता है, तारीख पे तारीख, कई बार जज भी कह देते हैं, एक तो वो हॉलीडे पे चले जाते हैं महीनों तक, उसके बाद फिर कह देते हैं कि अभी इसको हमें एग्जामिन करना होगा, फिर गवर्नमेंट कहती है हम लोगों ने ये नया डेटा आपके लिए लाके दिया, आप इसको एग्जामिन कर लें, तब तक अगली तारीख दे दीजिए। तो वो टाइम जो लगता है स्क्रूटिनाइज करने में, वो बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे वो लोग, राइट। और ज्यादा बेटर जजमेंट दे पाएंगे, क्योंकि देखिए जब जजमेंट पुअर होती है ना, तो वो दोबारा चैलेंज भी होगी, right? इसलिए बेटर है कि आप अपने, हमने कई इंस्टांसेस देखे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट को दोबारा रिवर्स किया है, कई केसेस में देखा है। तो वो तभी होता है जब आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन दिया उस वक्त, या प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज नहीं किया उसको, राइट। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटाइजेशन होगा सुप्रीम कोर्ट बार का। देखिए सेटअप करने से यहाँ पर सबसे पहले तो कि जो लॉयर्स हैं जो अलग अलग हाई कोर्ट में वर्क कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा ये काम करने का। जो यंग लोग होंगे उनको मौका मिलेगा कि हम सीनियर लॉयर बन सकते हैं, फिर वहां से फिर वो क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन 10 साल का एक्सपीरियंस हो, सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन कि आप एज अ लॉयर आपने इतना वर्क किया हो, एंड इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आई पर्सनली फील, जो न्यूज वगैरह में नहीं रहता है, बट आई फील कि हमारे यहाँ पर बायस जजमेंट के केसेस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिटायरमेंट एज है जुडिशरी की एक, राइट, 65 ईयर्स। इसके बाद लास्ट लास्ट में अब जैसे हमने देखा जस्टिस मिश्रा, उन्होंने अयोध्या केस में जजमेंट दिया और उसके बाद सीधे उनको राज्यसभा में नॉमिनेशन मिल गया। तो क्या यहाँ पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कुछ फील नहीं हुआ कि एक जज गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे दे, सपोज इसी केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल भी, कि कोई जज ये सोचे यार मैं रिटायर होने वाला हूँ 1 साल में, मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंट वर्क मिल सके गवर्नमेंट के अंडर में, या गवर्नमेंट कई बार इनको बड़ी बड़ी कमेटी में नॉमिनेट कर देती है, जैसे लोधा कमेटी, वो बैठी थी बीसीसीआई को रिफॉर्म करने के लिए, वो बैठी थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए, राइट। और एक एक इस कमेटी की एक एक मीटिंग की लाखों रुपए फीस होती है, आप एक मीटिंग करने आज जा रहे हैं, आपको 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ एक सीटिंग का मिलेगा। ऐसे ये 20, 25, 27 मीटिंग तक करते हैं इशू को सॉल्व करने के लिए। कमेटी के मेंबर बनना, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की हेड में आप कमेटी बना देते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का लालच हमेशा से रहा है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर आज तक ये ऐसे कई केसेस देखे गए हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की ज्यादा चिंता होती है क्योंकि रिटायरमेंट लूम कर रही है। बट सोचिए कि ये 4 जो कैसेशन कोर्ट बनेंगे, इन 4 कैसेशन कोर्ट में आप रिटायरमेंट एज रख दीजिए 65 ईयर्स। अब यहां से जो एकदम बेस्ट जज होंगे, जिनकी इंटीग्रिटी एकदम इम्पैकेबल होगी, बिल्कुल स्पॉटलेस टाइप का उनका पूरा करियर रहा हो, ब्रिलियंट रहा हो, ऐसे जजेस को आप पोस्ट करेंगे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, क्योंकि वो बायस नहीं है, उनका करियर बहुत बिल्कुल एकदम स्पॉटलेस रहा है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में इसमें कोई रिटायरमेंट एज लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप जब तक आपकी हेल्थ साथ दे रही है आप जज रह सकते हैं इस कोर्ट में। एक तो आपका जो 40 साल का नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो देश के काम आएगा, राइट। उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग देश के काम आएगी। और कोई रिटायरमेंट एज नहीं होगी तो कोई बायसनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी।
राइट। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये यूएसए में यही कंसेप्ट है। यूएसए में वहाँ जजेस रिटायर नहीं होते कभी, राइट। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है आप कर सकते हो अपना वर्क। और वजह बात है, एक टाइम के बाद इंसान खुद लगता है कि उसका शरीर, उसका दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है, तब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। बट एटलीस्ट इससे ये चीजें हो जाएंगी कि हमें बायस्ड जजमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इसके इतना अगेंस्ट है कि हमें नहीं चाहिए। पहला तो उसका ये कहना है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो नेचर है वो बहुत ही सैक्रोसैंक्ट है, एकदम बेस्ट है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट का बाल्कनाइजेशन नहीं करना है, राइट। क्योंकि अभी इसके जो जजमेंट्स होते हैं बहुत ही बाइंडिंग नेचर के होते हैं, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। देखिए उनको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, राइट। कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं जाती, यानी कहीं ना कहीं एकदम सैक्रोसैंक्ट नेचर है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का, एकदम देवतुल्य इमेज रखती है ये, राइट। तो उस पर कोई डायल्यूशन नहीं चाहता सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस हैं, राइट। अब 4 बेंचेस में ना एक और इशू ये निकल के आता है कि हो सकता है कि ये 4 बेंचेस डाइवर्जेंट व्यू देने लगे, राइट। आप इमेजिन कीजिए कि नागपुर में हमने एक कोर्ट बनाया, तो महाराष्ट्र वहां पर ज्यादा केस फाइल कर रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे हमने कहीं चेन्नई में भी बनाया, ठीक है। अब वो कर्नाटका वहां चला गया कि मैं इस वाले सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, right? और हो सकता है दोनों जगह जगह से डाइवर्जेंट व्यू आ जाए। वो इनका इशू है ना बेलगाम जगह को लेकर, कि ये हमारा एरिया है वो हमारा एरिया है, नहीं। तो दोनों अलग अलग जगह पहुंच जाएं और फिर कुछ डाइवर्जेंट व्यूज निकल के आ जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट एक था तब तो एक ही व्यू आना है, ठीक है, वहीं से सुनवाई होनी है। बट हो सकता है यहाँ पे आप कैसे अलग अलग कैसेशन कोर्ट में चले गए और अलग अलग व्यूज निकल के आ गए, राइट। और उसका दूसरा व्यू ये है कि ये हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में भी इंटरफेयर करेगा, ठीक है। दिस रीजनल बेंचेस कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद द हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एज वेल। इसके बाद कि अगर रीजनल बेंचेस बना देंगे तो इंटीग्रेशन लिटिगेशन और ज्यादा बढ़ जाएंगी और ज्यादा केसेस आएंगे। हाँ आएंगे, लेकिन आपका काम भी तो है ना जजमेंट, आप जस्टिस प्रोवाइड करना पब्लिक को। अगर जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो लिटिगेशन कम करके क्या दिखाना चाह रहे हो, राइट। बट उनको ये लगता है कि यार यहाँ से फ्रिवोलस पेटिशन ज्यादा आने लगेंगी। जैसे एक बार राखी सावंत ने केस कर दिया था दिग्विजय सिंह पर कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा, मानहानि का केस, बस। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फटकार, उसने आई थिंक बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ था, उन्होंने भी फटकार लगाई, आपको नौटंकी के लिए जुडिशरी मिली अब। राइट। उसके बाद न्यू हाई ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो हाँ, आप ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स में ले लीजिए या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में ले लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स हो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी सेटिंग दोबारा करने से कॉस्ट तो बढ़ेगी, ठीक है। बट वो की जा सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इतना कुछ चला सकते हैं देश में तो ये भी चला ही लेंगे। बट द थिंग इज कि जस्टिस मिलनी चाहिए। एक देश में अगर 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो तो फिर आप किस बात की डेमोक्रेसी का दम भर रहे हो, ठीक है। तो फिर अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है तो फिर हम और क्या कर सकते हैं। सी जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं वर्चुअल हियरिंग या हाइब्रिड भी कह सकते हो, ठीक। एक पार्टी फिजिकली प्रेजेंट है, दूसरी पार्टी आपकी वर्चुअली प्रेजेंट है, राइट। तो ये एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, राइट। जहां पर या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है, प्रिलिमिनरी हियरिंग वो आप वर्चुअली करवा लीजिए। फिर फिजिक फाइनल हियरिंग जब होगी तब वो आदमी फिजिकली प्रेजेंट हो जाएगा फाइनल हियरिंग के दौरान, ठीक है। यानी कि अगर मैं एमपी से हूं और तो मुझे पूरे टाइम दिल्ली में रह के अपना केस लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रिलिमिनरी हियरिंग मेरी वर्चुअली हो जाएगी, ठीक है, वीडियो के थ्रू। और उसके बाद जब फाइनल हियरिंग का डे आएगा, दैट टाइम आई कैन बी प्रेजेंट देयर फिजिकली, क्लियर। दैट इज अ वे आउट। सेकंड इज स्पेशल रिपेटिशन। अब आप लोग कई बार पढ़ते होंगे कि इंटरस्टेट लिंकिंग वगैरह पर ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो होगा वो फाइनल होगा, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये लिखा गया है प्रॉपर लॉ में, राइट, पार्लियामेंट के द्वारा, जो रिवर डिस्प्यूट एक्ट है उसमें। बट उसके बाद भी फिर आप देखते हो कि फिर कोई स्टेट चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उसकी जुरिडिक्शन में कैसे आया, वो आता है थ्रू दिस स्पेशल लीव पेटिशन, ओके, दिस स्पेशल लीव पेटिशन। और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो 90% जो केसेस हैं, वो स्पेशल लीव पेटिशन से ही आए हुए हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एक तो इसको इसकी प्रॉपर स्क्रूटिनी करनी चाहिए कि हमें कौन से केसेस एडमिट करने हैं स्पेशली पेटिशन में और कौन से नहीं, ठीक है। जिनको हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे, जिन केसेस को हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए स्पेशली पेटिशन में, बाकी की फ्रिवोलस वगैरह को आप हटा दीजिए ताकि पेंडेंसी ज्यादा ना बढ़े। देन कम्स इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो एक तो क्या है, जुडिशरी में वैकेंसीज बहुत हैं,
लोअर जुडिशरी में तो और ज्यादा है, हाई कोर्ट में भी अच्छी खासी है। सुप्रीम कोर्ट अब जाकर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, वरना यहाँ भी वैकेंसीज रहती थी 3-4। राइट, तो वैकेंसीज को फिल करने की जरूरत है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म में हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है, हम लोगों ने देखा है। दिल्ली के कोर्ट्स को हमने देखा था जहां पर विमेन के टॉयलेट्स तक नहीं है सेपरेट। राइट, हमने डिजिटल पे देखा कि आप हाइब्रिड हियरिंग की बात कर रहे हो, बट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं है कोर्ट में। राइट, तो इसी के लिए फिर ये सब एफिशिएंसी वगैरह सुधारने के लिए हमने क्या बात की थी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की जरूरत है इंडिया को। एक तो क्या है कि जुडिशरी सबसे ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। जो अधिकतर जो जजेस हैं, मोस्टली हार्डली कोई जज आपको SC ST या फिर OBC, इवन विमेन भी बहुत रेयर, बहुत रेयर। ठीक है, उसके बाद आपके ट्रांसजेंडर्स, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगी तो उससे रिप्रेजेंटेशन हम और बेटर बना सकते हैं, ताकि बेटर जजमेंट निकल कर आए। वरना मणिपुर में जो आज वायलेंस हुआ है, उसकी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मणिपुर हाई कोर्ट से। और जिस जज ने जजमेंट दिया था वो कौन थे, ही वॉज अ तमिल पर्सन। राइट, जो शायद वहां की एग्जैक्ट ट्राइबल सिचुएशन को नहीं समझ रहे थे उस वक्त पर। राइट, तो वहां पर अगर बेटर रिप्रेजेंटेशन होता हर कम्युनिटी का, तो शायद बेटर जजमेंट निकल के आता। और अब सुप्रीम कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स भी कर दिया। अभी परसों ही हमने न्यूज़पेपर में देखा था ना, उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया, जिस जजमेंट से ये पूरा वायलेंस ट्रिगर हुआ था, जो कि आज तक चला जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है स्क्रूटिनी के लिए, कि जो अलग अलग पेटिशंस आ रही हैं उसमें से हमें किस पेटिशन को एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, या इस पेटिशन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, उसके बारे में। राइट, अगर लग रहा है कि ये कोई हाई कोर्ट हैंडल कर सकता है, तो वहाँ के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को आप ट्रांसफर कर दीजिए। राइट, जैसे PIL डल जाती है कई बार कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या यूपी सरकार में पेपर लीक हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये आप वहीं के हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्क्रूटिनी का मैकेनिज्म होगा तो। सिमिलरली रिटेन द एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ पावर विद प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, काफी सारे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा सैक्रोसैंक्ट नेचर खत्म हो जाएगा इससे। तो आप एक काम कीजिए, आप आर्टिकल 131 हमने पढ़ा था, इसमें क्या है, ओरिजिनल jurisdiction। जैसा कि अभी केस चल रहा है केरल और सेंटर के बीच में, उसमें ओरिजिनल jurisdiction में ही हो रहा है वो। उसी तरीके से 143 एडवाइजरी jurisdiction होती है सुप्रीम कोर्ट की। उसी तरीके से आर्टिकल 32, जिसमें अलग अलग तरह की रेट jurisdiction फाइल की जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिवली अपने पास ही रख सकता है कि अगर ये चीजें आएंगी तो आप वहां नहीं जाओगे रीजनल बेंचेस में, ये आपको दिल्ली में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन आप मेंटेन कर सकते हो, बट आई थिंक कि जो 4 रीजनल बेंचेस बनाने का कंसेप्ट है वो बेटर है। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ओके, तो ये एक इशू था, न्यूज़पेपर में था, 2-4 दिन से आ रहा था, तो आई थॉट कि चलिए इसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।